यूएस ने 50% टैरिफ लगाया है। हमारे ट्रेड में थोड़ा सा ऐसा होता है कि 50 to 60% जब आप किसी कंट्री पे बेस टैरिफ लगा देते हो तो आपके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स इनकॉम्पिटिटिव हो ही जाते हैं। उसके बाद एप्पल का बहुत फेमस एग्जांपल है, उसका ग्लास कहीं से आता है, उसकी स्क्रीन कहीं से आती है, उसकी चिप कहीं से आती है। दे आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लोबल सप्लाई चेन। ऐसा है थोड़ा सा कि वर्ल्ड वांट टू पनिश चाइना कि भाई आप यू आर वेरी डोमिनेटिंग अराउंड योर नेबरिंग कंट्रीज एंड वी डोंट वांट टू वर्क विद यू। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अराउंड $600 बिलियन के आसपास झूलते रहता है। I'm very excited today because we have a guest who is a gold medalist in international business and आज हम बहुत सारे नए इंसाइट्स जानेंगे कि वर्ल्ड कैसे चलता है, सप्लाई चेन कैसे चलता है, क्या डिस्ट्रप्शन है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर आप अपना बिजनेस जीरो से शुरू कर रहे हो तो क्या नई चीज़ें आप सीख सकते हो और क्या आप मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो इस पॉडकास्ट से। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड आई एम श्योर यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस। हाय अनुज, वेलकम टू पॉडकास्ट यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अनुज, मैं चाहता हूँ पहले आप हमारे ऑडियंस को बताओ कि आप क्या करते हो। मेरे को इंटरनेशनल बिजनेस में स्टार्टिंग से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं इंटरनेशनल बिजनेस करता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो मैंने फ्रूट से स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली सब लोग अपनी जर्नी ऑलमोस्ट वहीं से शुरू करते हैं, जिसको नहीं पता होता, और काफ़ी लोग फेल भी होते हैं और इसलिए चर्निंग बहुत होती है यहाँ पे। तो आई स्टार्टेड विद फ्रूट्स, देन आई पिवटेड एंड नाउ वी आर इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा और पीछे से चलते हैं। तो मेरे को पहले समझ आ गया था कि मतलब दिस इंटरनेशनल बिजनेस वाला फील्ड रियली इंटरेस्ट मी। तो आई हैव डन माय MBA फ्रॉम EDI अहमदाबाद एंड माय मेजर वाज इन इंटरनेशनल बिजनेस ओनली। ओके, सो आई वाज वेरी क्लियर कि आई वांट टू गो टू दिस फील्ड ओनली। सेम फील्ड। अनुज, आप कंसल्टिंग भी करते हो? कंसल्टिंग हाँ मैं कर लेता हूँ। नाउ आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली। इंटरनेशनल बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है और क्या अच्छा होता है? इंपोर्ट अच्छा होता है, एक्सपोर्ट अच्छा होता है? देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली अगर आप इसको दूर से देखो तो क्या इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस, ठीक है। एंड अगर आप मेरे से ये पूछो कि इंपोर्ट अच्छा है एक्सपोर्ट अच्छा है, तो एज सच कोई इसका डेफिनेशन नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या बाहर है, ठीक है। इंपोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई बाहर से चीज़ मंगाते हो एंड यू सेल इट इन इंडिया। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आप यहाँ से कोई चीज़ भेज रहे हो और बाहर वो सेल हो रही है ना। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बीइंग इन इंडिया, हम लोग बहुत रिसोर्सफुल लैंड पर रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया ग्रोज अ लॉट ऑफ स्पाइसेस जो बाकी कंट्री शायद नहीं उगा सकती है नो डाउट, बट क्या है कि हमारी जितनी वैरायटी नहीं उगा सकती है, ठीक है। तो आप देखो कि हम लोग यहाँ से उसको भेज सकते हैं। तो उस सेंस में अगर आप देखो तो स्पाइस का एक्सपोर्ट इज़ अ वेरी गुड बिजनेस, है ना। अब जैसे क्या काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया नहीं बना सकता। तो क्या है कि ये ना, जैसे कोई एक दो चीज़ें, जैसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है तो क्या है, बिटुमेन इंडिया इतना प्रोड्यूस करता ही नहीं है, ठीक है। और सिंस आई एम फ्रॉम एनर्जी सेक्टर तो मेरे को थोड़ा इसका ज़्यादा पता है। जैसे कोल है, तो कोल क्या है, इंडिया इतना प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। हमारा डीजल है, पेट्रोल है। आपको पता है हमारे इंडिया का 85% ऑफ द एनर्जी डिमांड बाहर से इंपोर्ट होता है। ओके, तभी तो जो ये डॉलर का है इतना, तो हम डॉलर का जो स्पेंड करते हैं वो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे करते हैं। हम लोग पेट्रोल तो इंपोर्ट करते हैं, और क्या है कि उससे हमारा डॉलर भी खर्च होता है, तो उससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी कम होता है और डॉलर को भी बहुत शक्ति मिलती है। अभी के टाइम में जैसे हम डी-डॉलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। इससे रिलेटेड यार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, दैट वाज कि रशिया और दुबई का कोई डील है कि वो इंडियन रुपी रशिया से लेगा दुबई। ऐसा क्या था वो डील? आई एम प्रीटी श्योर कि आप काफ़ी अच्छा न्यूज़ फॉलो करते हो, क्योंकि ये अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आया है, बट सीक्रेटली पीछे ये डील नेगोशिएट हो रहा है कि जैसे रशिया से हम लोग काफ़ी सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड देयर आर नॉट मच प्रोडक्ट्स विच रशिया इंपोर्ट्स फ्रॉम अस, है ना। काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया का ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट है कि दे कैन डायरेक्टली ट्रेड विद अस इन रुपीज़, है ना। तो हमने उनसे कुछ मंगाया, अगर इफ वी इम्पोर्टेड समथिंग फ्रॉम दैट कंट्री तो वी विल डायरेक्टली पे रुपी टू दैट कंट्री, करेक्ट, है ना। तो अब रशिया के केस में हम लोग रशिया से ऑयल ज्यादा ले रहे हैं तो रुपी ज्यादा जा रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या है, अभी रशिया के पास बहुत सारा रुपी हो गया है।
तो व्हाट डील इज बीइंग नेगोशिएटेड इज दैट अगर हमने दुबई से कुछ सामान मंगाया तो दुबई को हमें रुपी देना पड़ेगा, तो वो रुपी हम ना दे के रशिया देगा उसको। ओके ताकि जो रुपी का बहुत ज्यादा पाइलअप हो गया रशिया के पास वो उस ट्रांजैक्शन में यूज हो जाए। एग्जैक्टली, यस। सो अनुज, हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहता है तो क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको? द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि आप किस प्रोडक्ट से शुरू करना चाहते हो। क्या है कि इन्वेस्टमेंट तो डिपेंड यही करेगा ना कि आप किस बिजनेस में एंटर कर रहे हो। अब जैसे आप सीधा इफ यू स्टार्टिंग इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, तो क्या आपको पता है इट इज़ अ वेरी हाई टिकट प्रोडक्ट, है ना। एंड इफ यू आर इम्पोर्टिंग सपोज टायर इज़ अ वेरी मतलब ऐसा $1500 का पर टन कुछ नहीं है वो, एटलीस्ट अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस के टर्म्स। और इसमें गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहता है यार? गवर्नमेंट का सपोर्ट तो ऐसे रहता है, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि चलता कैसे है। गवर्नमेंट तो चाहती नहीं है कि आप इंपोर्ट करो। भाई अगर आप इंपोर्ट करोगे तो इंडिया का जो डॉलर है वो बाहर जाएगा कंट्री से, करेक्ट, उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व नीचे जाएगा। तो क्या है, एक कंट्री की स्टेबिलिटी कैसे मेजर की जाती है कि उसके पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है। अब जैसे आपको बताऊं मैं, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अराउंड $600 बिलियन के आसपास झूलते रहता है, ठीक है। RBI हैज केप्ट इट मेंटेन्ड इट फॉर अ वाइल, ठीक है। एंड मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान है हमारा, तो उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अराउंड $16 बिलियन के आसपास चलते रहता है, एंड दे ऑलवेज लिव ऑन द एज। करेक्ट। सो दिस मीन्स कि अगर आपका फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है तो मतलब USD कम हो रहा है। एग्जैक्टली, और उसके बेसिस पे पूरा वर्ल्ड देखता है कि आप कितने स्टेबल हो। एग्जैक्टली, वेरी नाइस इंसाइटफुल, बिकॉज मेरे को ये नहीं पता। तो फॉरेक्स रिजर्व में भी ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कीप USD एज द मेजर कंपोनेंट। इसके अलावा और भी चीज़ें रखते हैं, जैसे युआन रखते हैं लोग, चाइना का जो करेंसी है, जापानीज येन रखते हैं, बिकॉज क्या है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसीज है। एग्जैक्टली। तो क्या है कि अब जैसे जैसे डॉलर की मतलब डी डॉलराइजेशन होते जा रहा है, तो रिसेंटली आई वाज रीडिंग दिस न्यूज़ के चाइना हैज़ स्टार्टेड डिक्रीजिंग द डॉलर इन देयर फॉरेक्स रिजर्व। बाकी जहाँ तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सवाल है, सरकार चाहती है कि आप एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करो, बिकॉज करंट टाइम में अगर आप अभी देखोगे तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। अभी भी नेगेटिव है। यस, हमें लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट अगर आप ट्रेड स्टेटिस्टिक्स देखोगे ना तो वो हम लोग वी आर नॉट डूइंग वेरी वेल, बट वी कैन डू वेरी वेल। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसाइट और देता हूँ कि हमारे जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, आउट ऑफ 10, 9 से हमारा डेफिसिट ही है, मतलब उनसे हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। और उसमें भी एक और दिक्कत है कि आउट ऑफ दोज 10 ओनली 1 से सरप्लस है, एंड वो कंट्री है US। और US का अभी जो है 50% टैरिफ वाला प्रॉब्लम आया है। एग्जैक्टली। तो आप समझो ना कि लगता है कि हमारा GDP ग्रोथ बहुत अच्छा है, बट वो अगर आप डेटा को एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि वी आर नॉट डूइंग वेरी वेल। सो यू आर सेइंग कि जो ये US तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कह रहे हो 10 में से 1 है जिससे हमारा सरप्लस था और वो अब टैरिफ की वजह से कम हो जाएगा, तो हम तो और डेफिसिट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो बट जैसे अब US ने 50% टैरिफ लगाया है, तो हमारे ट्रेड में थोड़ा सा ऐसा होता है कि 50 to 60% जब आप किसी कंट्री पे बेस टैरिफ लगा देते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडिशनल टैरिफ विच इज़ बीइंग पुट आइटम वाइज, जो बेस टैरिफ अगर आपने 50% लगा दिया तो आपके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स इनकॉम्पिटिटिव हो ही जाते हैं उसके बाद। जैसे आपने सुना होगा कि US और चाइना अभी टैरिफ वॉर में आ गए थे, तो वो कह रहा है कि 75%, वो कह रहा है 100%, 145। एक पॉइंट आता है, उसके बाद आप कितना भी टैरिफ लगा लो, योर प्रोडक्ट्स विल बी इनकॉम्पिटेंट इन दैट मार्केट। ठीक है, जाएंगे ही नहीं, वो पैरिटी बैठेगी नहीं ना। तो वो 50 से 60% का एक हमारा मतलब फिगर रहता है, उससे ऊपर आप कुछ भी कर लो वो बनेगा ही नहीं। तो वो, और इसलिए मैं आपको एक और, कल ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, जो ये हमारा क्वार्टर रहा है अप्रैल से जुलाई वाला, पिछले साल हमने जितना एक्सपोर्ट किया था उसका 7 टाइम्स ग्रोथ है इस ईयर। ग्रोथ है, हाँ। तो अब आप सोचोगे तो बहुत अच्छा है, US में बता रहा हूँ ये मैं, बट इसका भी एक रीज़न है। अब जैसे सबको पता लग गया था कि भाई ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है, तो क्या है, व्हाट पीपल स्टार्टेड डूइंग इज ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने मंगाना शुरू कर दिया। तो क्या इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया है ना, तो ट्रेड फिगर्स मैनिपुलेट हो गए। तो मतलब आपको फिगर्स ये है एक्चुअल में। यस, तो आपको ना न्यूज़ और डेटा दोनों को मैच करना पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस पे जा रहे हैं। यस। सो अनुज, इससे रिलेटेड आई हैव वन मोर क्वेश्चन। अगर मैं
अपना इंटरनेशनल बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मैं किन कंट्रीज़ को इनिशियली टारगेट करना चाहिए, और जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से अफ्रीका क्या रोल प्ले करता है इसमें? तो देखो, आपको कौन सी कंट्रीज़ टारगेट करनी चाहिए, तो उसके लिए तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आर डिप्लोमेसी हैज़ डन वेरी वेल इन रिसेंट ईयर्स, एंड वी हैव डन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मैनी कंट्रीज़। यूके के साथ भी? यूके के साथ, एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ। एंड क्या है कि ये तो प्रॉपर कंट्री वाइज हो गया, फिर क्या हमने रीजन वाइज भी कर रखा है। जैसे आसियान कंट्रीज़ आपने सुना होगा, तो उसके साथ हमारा एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो हम लोग उनके साथ कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो दैट इज़ ड्यूटी फ्री। ओके, तो इस पे भी मैं आऊँगा ड्यूटी पे। ओके, ठीक है। और बाकी जहाँ तक आपका सवाल है अफ्रीका का, तो वो तो ये है, मतलब हमारे ट्रेड में ऐसा बोला जाता है कि इट इज़ अ सेकेंड हैंड मार्केट, ठीक है। ओके। जैसे क्या है कि इट इज़ वेरी लॉजिकल कि आप समझो कि अफ्रीका हैज़ ऑलवेज बीन कॉलोनाइज्ड, ठीक है। तो क्या है कि उनके पास स्टार्टिंग से ज़्यादा पैसे नहीं रहे हैं खर्च करने के लिए, तो जो भी हमारा चीज़ यूज़ हो जाता है वो हम अफ्रीका में डंप कर देते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा, ये होंडा की बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, है ना। तो क्या है कि होंडा का जब इंडियन और जापानीज मार्केट में हो जाता है और तो सब डंप अफ्रीका में करते हैं। यस, तो दे रिफर्बिश दैट एंड दे सेंड इट टू अफ्रीका। तो ये हमारे लिए क्या अच्छा मार्केट है, मतलब एज अ इंडिविजुअल बिजनेसमैन अफ्रीका में लिए कैसे देख सकता हूँ मैं तो इसको? आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जैसे क्या, वन ऑफ माई नोन हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड दिस बिजनेस। व्हाट ही डज इज़, उसकी करोल बाग में दुकान थी, एंड उसको मतलब प्रॉपर पता था कि भाई ये सेकंड हैंड मार्केट और रिफर्बिशिंग कैसे चलती है। तो क्या है, ऐसे ही वॉज सिटिंग विद मी वन डे, एंड मैंने उसको आइडिया दिया कि यार तुम्हारा इतना अच्छा होल्ड है मार्केट में, व्हाई डोंट यू एक्सपैंड योर टेरिटरीज टू ग्लोबल मार्केट्स। तो कहता कि यार थोड़ा मेरे को बता। तो मैंने उसको बोला कि यार यू कैन डेफिनेटली ट्राई अफ्रीका। तो आई थिंक उसने नाइजीरिया से स्टार्ट किया था, कंप्यूटर टेक करके उनकी कोई मार्केट आया, आस्क्ड हिम टू गो देयर एंड विजिट वंस। मैंने उसको नहीं बोला कि तू बिजनेस शुरू कर, मैंने उसको ये नहीं बोला कि भाई ये बहुत अच्छा मार्केट है, मैंने उसको खुद बोला कि तुम बस जाओ और वहाँ पे देख के आओ कि क्या सीन है। तो वो सिर्फ मेरे बोलने पे वहाँ गया, एंड ही सेड यार अनुज, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि यार तूने मेरे को इतनी अच्छी चीज़ बताई, एंड नाउ ही हैज़ started the process of exporting there. क्या इसमें बहुत मार्जिन होते हैं? जैसे मैंने सुना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में लोग कहते हैं बहुत पैसा बना लिया, बहुत बहुत प्रॉफिट हो रहा है, खूब गाड़ियाँ खरीद ली, घर खरीद लिए। तो क्या एक्चुअल में इतना पैसा बनता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट में? देखो, ये भी मतलब जैसा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि इट इज़ लाइक एनी अदर बिजनेस, ठीक है। बट क्या है कि यहाँ पे क्या है, स्केल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मार्जिन्स कम ही रहते हैं बट स्केल बहुत बड़ा होता है। एंड अगर आप किसी कमोडिटी में जाओगे, जैसे किसी रॉ कमोडिटी में जाते हो आप, तो क्या वहाँ पे हमेशा आपको मार्जिन कम मिलेगा। जितना ज़्यादा आप नीश में चले जाओगे उतना ज़्यादा आपके मार्जिन बढ़ते जाएंगे। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है। हाँ, ऐसे ही। देखो, बिजनेस बेसिकली क्या है कि आपको ना एक पैरिटी बिठानी है, यहाँ से लेना है वहाँ बेचना है, ठीक है। और जो बीच का डिफरेंस है वो आपका है। तो क्या आप जितना अच्छा उस पैरिटी को बिठा सकते हो उतना अच्छा है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत इंसाइटफुल चीज़ बताता हूँ। होता क्या है कि आई नो सम ऑफ द पीपल हु डज लाइक दिस। इंडिया में कुछ केमिकल्स बैन है, ठीक है। हम उन केमिकल्स को इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते। व्हाट पीपल डू इज, चाइना से, मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ सेटिंग रहता है उनका, चाइना से लिया एंड सीधा उसको उसकी डेस्टिनेशन कंट्री में भेज दिया। मतलब इंडिया में इंपोर्ट नहीं करा उसको? इंडिया में इंपोर्ट ही नहीं हुआ, चाइना से डायरेक्ट दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट। एग्जैक्टली। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल बिजनेस। आपको करना है, आप ये भी कर सकते हो। और यार ये क्या इसमें एंट्रीज इजी है, बहुत हाई एंट्री बैरियर है, ऐसा कुछ है इसमें? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कि आप किस डोमेन में जा रहे हो, किस सेक्टर में जा रहे हो। क्योंकि क्या है कि अब जैसे आप ले लो फर्नीचर ले लो, तो क्या ऑलरेडी देयर आर ट्रेड लिंक्स कि ऑलरेडी चाइना से आ ही रहा है, ऑलरेडी टर्की से आ ही रहा है। तो क्या जो प्लेयर्स ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहेंगे कि इसमें और लोग आ जाएं, है ना। तो देखो, मैं आपको बता सकता हूँ एंट्री कहाँ से मिल सकती है आपको, कि या तो आपका कोई नोन वगैरह हो जो आपका डेस्टिनेशन कंट्री में हो, या तो मैं डेस्टिनेशन भी नहीं बोलूँगा, मैं तो कहूँगा कि आप इंपोर्ट ही कर रहे हो। तो जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे आपका खुद का इंसान खड़ा होना चाहिए कि भाई क्या भेज रहे हैं, मैं मेरे सुपरविजन में ये इंडिया पहुँचेगा, ठीक है। या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जब वहाँ पे आपका कंटेनर खुले, कंसाइनमेंट खुले, तो आपका वहाँ पे इंसान होना चाहिए, है ना। तो क्या है कि आई नो मैनी पीपल वोंट बी एबल टू डू लाइक दिस। तो क्या यहाँ पे हमारे सेफ गार्ड करने आती हैं इंस्पेक्शन एजेंसीज। देयर आर मैनी इंस्पेक्शन एजेंसीज, जैसे हमारा SGS हो गया, MNS हो गया, है ना,
और ये तो अपनी प्राइवेट हो गई। बाकी अगर आपको और ज़्यादा मतलब यू डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑन इट, तो क्या एक ECGC करके गवर्नमेंट का एक सरकारी कंपनी है। ECGC स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल। Okay. तो क्या है कि आप मेरे को बताओ शौर्य, मैं तो आपसे पूछता हूँ कि किसी एक एक्सपोर्टर का नुकसान कैसे हो सकता है? उसका शिप डूब जाए, 1, या शिंक हो जाए, वहां जाके वो बता दे कि ये माल अच्छा नहीं था, 2, या उसको जो क्वालिटी मिली है वही खराब थी। ठीक है, वो तो एक्सपोर्टर की गलती है। ठीक बट है। चलो मैं इसमें एक और सिनेरियो बताता हूँ कि 3 ये हो गया, जो इंपोर्टर है उसने पैसे देने से ही मना कर दिया, करेक्ट, दिस ठीक है, इज वन पॉइंट। डिफॉल्ट हो गया उसका, इंसॉल्वेंसी हो गया, ठीक है। और मिलता है ये भी एक डर है इस मार्केट में आने हाँ का। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ये सब आपका ECGC कवर कर तो रहा है। नहीं, मुझे ये दोबारा समझना है, ECGC क्या कवर कर रहा है कि ECGC बेसिकली एक्सपोर्टर्स के लिए एक सेफगार्ड कंपनी है। Okay. एंड व्हाट इट डज इज वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। आपका जो शिप है वो सिंक हो जाए, आपका बायर डिफॉल्ट कर जाए, है ना, या फिर उस कंट्री में कोई पॉलिटिकल रिस्क हो जाए, जैसे क्या है कि आपने कुछ ईरान में भेजा, है ना, खैर ईरान का तो मतलब ECGC डजंट प्रोवाइड एनी इंश्योरेंस इन ईरान। उसमें भी ECGC ने ना वो हर 2 मंथ्स बैरियर्स में लगा रखे कि इस कंट्री के लिए ये है और इस हाँ, कंट्री के लिए ये है। हाँ, तो क्या है कि उसमें भी ना ग्रेडिंग्स होती हैं कि A1, A2, B1, B2, तो ऐसे कंट्रीज को ग्रेड कर रखा है। एंड उसके हिसाब से आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो आपका बायर डिफॉल्ट, आपका शिप सिंक कर गया, या फिर कुछ भी होता है, तो ECGC विल कवर दैट। एंड एक्सपोर्टर्स गेट अप टू 80 to 90% ऑफ देयर इनवॉइस वैल्यू का वापस आता है। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। आई थिंक ये ऑलमोस्ट अब 80-90% गवर्नमेंट कवर कर रहा है आपका। तो अनुज, क्या मिस्टेक्स ये करते हैं जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं इंडिया में? एक्सपोर्टर्स तो हमारे काफ़ी मिस्टेक करते हैं। दैट इज़ वाई आई थिंक दे आर नॉट एबल टू डू वेरी वेल इन द मार्केट। होता क्या है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वी आर इंडियंस, ठीक है, और अगर अपने आप कोई अफ्रीकन से कंपेयर करो तो क्या उनका बॉडी फिजिक थोड़ा हैवी होता है, ठीक है, जो उनका कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो वो पहनते हैं, जो वो कंज्यूम करते हैं। जैसे क्या है कि आप पानी का ग्लास है आपका, ये मैं मानता हूँ 250 ml का ग्लास है, ठीक है, तो एक एवरेज अफ्रीकन मैन जो है उसका भाई उसको चाहिए 400 ml पानी एक बार में। तो आपने अगर ये 250 ml का ग्लास उसको एक्सपोर्ट करने का कोशिश करोगे तो वो नहीं लेगा भाई। एंड दिस इज द थिंग विच पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जो एक्सपोर्ट में नए घुसते हैं ना वो समझ नहीं पाते हैं। एंड इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई एक्सपोर्टर है, बडिंग एक्सपोर्टर है, नॉट एक्सपोर्टर, तो उसको जाना है अपने टेरिटरीज एक्सपैंड करने हैं, तो वो क्या समझता है कि यार मेरे को जो जहाँ पे जैसे इंडियन है तो वो समझता है कि वो सामने वाले भी इंडियंस हैं, तो क्या उनको वैसी रिक्वायरमेंट वैसी होगी। एग्जैक्टली। अब जैसे क्या है कि आप अगर यूरोपियंस को देखो, यूरोपियंस को चाहिए क्वालिटी, दैट इज़ वाई दे आस्क फॉर लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन, लॉट ऑफ क्वालिटी चेक, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि भाई आप हमें सस्ता दो, वो तो कहते हैं आप महंगा दो बट हमें अच्छा दो, क्वालिटी दो। उनको परचेस, उनकी PPP ज़्यादा है, परचेस पावर पैरिटी ज़्यादा है। सेम विद द US। अब क्या है कि अगर आप उनको बोलोगे कि सर आई कैन नेगोशिएट ऑन द प्राइस बट मैं आपको यही दे पाऊंगा, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। दिस इज द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थिंग क्या होता है कि लोग स्मॉल एक्सपोर्टर्स जो होते हैं या जो नया नया स्टार्ट करते हैं, दे इमीडिएटली ट्राई टू ब्रेक अ डील, दे डोंट ट्राई टू मेक अ रिलेशनशिप विद द बायर। अगर आप बायर के साथ अपना रिलेशनशिप ही नहीं बनाओगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप किसी गलत डील में फंस जाओ। सो अनुज, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि आप इंडिया में कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते, या लाइसेंस चाहिए, या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर इनटू फ्रीली एक्सपोर्टेबल कैटेगरीज, ठीक है। मैं अभी सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो एक तो फ्री हो गया कि आप उसको कर ही सकते हो, ठीक है। एक होता है अपना प्रोहिबिटेड, कि आप वो कर ही नहीं सकते। जैसे क्या एम्यूनेशन हो गया, भाई आप गोला बारूद थोड़ी बेच दोगे, ठीक है, तो वो प्रोहिबिटेड में। एक होती है अपनी कैटेगरी कैनलाइज्ड, ठीक है। तो क्या है, ये जो कैटेगरी है ये ऐसी कैटेगरी है कि कुछ गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड कंपनीज ही इन प्रोडक्ट्स में डील कर सकती हैं। ओके हाँ, जैसे क्या है कि आपने इफ्को का नाम सुना होगा, इंडियन फर्टिलाइजर फार्मर कॉर्पोरेशन। करेक्ट। तो क्या है कि ये लोग करते हैं यूरिया, इंपोर्ट करते हैं ये लोग। एंड यूरिया आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, एक तो अपनी एग्रीकल्चरल ग्रेड होती है और एक होती है टेक्निकल ग्रेड। तो जो एग्रीकल्चरल ग्रेड की यूरिया है ये ही लोग सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसको इंपोर्ट कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट इंपोर्ट कर सकती है। हाँ, गवर्नमेंट सिर्फ इसको इंपोर्ट कर सकती है
है ना। और अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे आपका HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो दे मेक एयरक्राफ्ट्स, डिफेंस रिलेटेड ये सब बनाते हैं, एंड दे आर ओनली अलाउड टू एक्सपोर्ट दैट पर्टिकुलर वेरिएंट, है ना। और तो कोई इनको इंपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, और कोई नहीं कर सकता। अब क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कोटा वाले, जैसे अभी आपने सुना होगा कि बीच में हमारी गवर्नमेंट ने ये एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस पे बैन लगा दिया था। हाँ, तो ये न्यूज़ भी मैंने देखी थी। हाँ, तो क्या है, वो कोटा होता है कि आप भाई 1 लाख टन 2 लाख टन ही सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हो, इतना एक्सपोर्ट हो गया तो उसके बाद यू कांट एक्सपोर्ट दैट प्रोडक्ट। ऐसे ही आपका मैं बताऊं वीट में होता है। ये एक्सपोर्ट इसलिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि इंडिया की डिमांड कब पूरी हो जाए। हाँ, यस भाई, नहीं ऐसा तो थोड़ी। नहीं तो सब लोग बाहर बेचना शुरू कर देंगे और इंडिया की डिमांड के लिए हाँ, इंपोर्ट्स हाँ, करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपका अनियन हुआ था अभी, अनियन पे भी कर एक्सपोर्ट देता ड्यूटी लगा दी थी लगा दी थी। अभी रिसेंटली, लाइक इट्स बिन ओनली हाउ मच 5 to 6 months जो अनियन पे 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी उन्होंने हटाई है, बिकॉज इंडिया का अब गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि इनफ अनियन इज बीइंग प्रोड्यूस, तो अब एक्सपोर्ट कर सकते हाँ, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हैं। एंड अनुज, सो अब माय क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू कि ये प्रोसेस जो है, मैं पोर्ट पे आ गया, अब पोर्ट पे जो हम क्या टैरिफ्स होते हैं, कैसे वो शिप पे जाता है, मुझे थोड़ा सा वो प्रोसेस समझना है एक बार आपसे। देखो, और उसमें एक वो होता है ना जो मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, जो बॉक्स क्या होता है उसको क्या कहते हैं, कंटेनर। तो कंटेनर के साइज और कैसे जाता है वो प्रोसेस में समझना चाहता हूँ। ओके, तो देखो जैसे मैंने क्या है, फ्रूट्स का काम किया हुआ है, तो सबसे कॉमन तो है अपना ड्राई कंटेनर, ठीक है। और वो भी 2 साइजेस में आता है, एक 20 फीट, एक 40 फीट। दिस आर स्टैंडर्ड साइजेस, आप ऑल ओवर वर्ल्ड चले जाओ यही मिलेगा आपको। यही मिलेगा। तो इसके अलावा जैसे फ्रूट्स जो होते थे वो होते थे अपने रीफर कंटेनर, मतलब रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली कि फ्रूट जा रहा है तो भाई उसको तो चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो क्या इट हेल्प्स यू मेंटेन द टेम्परेचर ऑन द लोअर साइड। करेक्ट। तो आपके फ्रूट्स उसमें जाते थे। बाकी क्या है कि जैसे एनर्जी वाले जो कंसाइनमेंट्स होते हैं, तो क्या है, आपने देखा होगा इंडिया में भी चलता है, जब वो इंडियन ऑयल का जो ट्रक चलता है तो वो कैप्सूल जैसा होता है। करेक्ट। तो क्या है, वैसा एक लोहे का फ्रेम होता है और उसके अंदर एक कैप्सूल जैसा होता है, तो उसके अंदर जो लिक्विड गैसेस होती हैं वो या भी फिर एक्सपोर्ट होती है वैसे। हाँ, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं। तो गैसेस का तो खैर ऐसा भी है, मतलब आपने सुना होगा कि रशिया से डायरेक्ट यूरोप में एक पाइपलाइन जाती है। तो क्या देयर आर आल्सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आपके जो बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गए वो हो गए सबसे कॉमन रोड, फिर सी, फिर एयर, है ना। इसमें मेरे क्वेश्चन है अनुज। हाँ, मैं सोच रहा था कल, हम बाय एयर क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? बाय एयर काफ़ी चीज़ें होती हैं, नो डाउट। आप इसको ऐसे समझो कि इंडस्ट्री का नॉर्म है कि जो आपका सी फ्रेट होगा, अगर आपको रफ कैलकुलेशन करनी है तो जो उसका एयर फ्रेट आएगा सेम चीज़ को भेजने का, वो रफली 4x आएगा। ठीक है, ये इंडस्ट्री नॉर्म्स है। हाँ। तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बाय एयर ही हो सकती हैं, जैसे मैं फ्रूट्स में था तो कीवीज़ हो गए, ब्लूबेरीज हो गए, तो क्या ये चीज़ें ऐसी हैं कि बाय एयर ही होती है ना। और जैसे मान लो कोई बायर है, जैसे कोई यूरोप का बायर है, कोई यूएस का बायर है, तो क्या ये लोग तो मतलब दे आर नॉट वेरी कीन ऑन द कॉस्ट, तो क्या ये लोग बाय एयर भी फ्रूट्स मंगाते हैं। जैसे आपका मैंगो हो गया, इंडियन मैंगो इज़ वेरी फेमस इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स, तो वो बाय एयर, इंडियन मैंगो की बहुत डिमांड है बाहर। हाँ, तो वो बाय एयर ही जाता है। यूरोप में आपका जितना मैंगो जाएगा वो बाय एयर ही जाएगा, बिकॉज क्या उसका शेल्फ लाइफ इज़ नॉट वेरी मच। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि बायर का क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्या कस्टमर इज द किंग, जैसा बायर बोलेगा अपने को करना वैसे ही पड़ेगा। और अनुज, अगर मैं जब एक्सपोर्ट करता हूँ कि बहुत डॉक्यूमेंटेशन, बहुत फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है क्या? देखो, डॉक्यूमेंटेशन तो करनी पड़ेगी, बिकॉज क्या है कि दिस इज़ अ ट्रेड ट्रांजैक्शन हैपनिंग क्रॉस बॉर्डर्स, है ना। तो क्या है, काफ़ी सारी एग्रीमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। रशिया को वी एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। तो क्या है कि एक कैटेगरी होती है ऐसे प्रोडक्ट्स की, डुअल यूज आइटम्स, ठीक है। तो आपको पता होगा रशिया इज़ वेरी फेमस फॉर द डिफेंस। तो कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ऐसा बोला जाता है कि आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भेज रहे हो वहाँ पे, बट उसका इंडस्ट्रियल यूज़ ना करके उसको वो अपने डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कुछ कुछ आपके मशीनरी के पार्ट्स हो गए, कुछ कुछ आपके केमिकल्स हो गए, तो क्या वो डुअल यूज़ आइटम होता है। तो वो ना थोड़ा सा मतलब गलत होता है। अनुज, इसमें चाइना का क्या रोल है? जैसे हम लोग बहुत सारी अभी बीच में न्यूज़ थी कि हम चाइना के साथ बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स में दोबारा रीनेगोशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे
इंपोर्ट्स को बैन करा जा रहा है, तो चाइना क्या रोल प्ले करता है इंडियन मार्केट में? चाइना तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर इंडिया. सो बेसिकली चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, वो लोग इस स्केल पे काम करते हैं कभी कभी कि उनका जो MOQ होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो अपना हाईएस्ट कैपेसिटी होता है इंडियन फैक्ट्रीज का. ओके, दैट इज द लेवल ऑफ स्केल दे ऑपरेट ऑन. ठीक है, तो बाकी चाइना क्या है कि अपना डोमिनेंस सब जगह दिखाना चाहता है. ठीक है, तो चाइना से इंपोर्ट की, अभी हम चाहें कि हम लोग चाइना से बिल्कुल इंपोर्ट बंद कर दें तो दैट इज़ वेरी मतलब डिफ़िकल्ट, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना. बाकी चाइना को हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड के वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग वुडन टॉयज़ टू चाइना. तो आप देख रहे हो, जो वर्ल्ड की फैक्ट्री हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. बाकी चाइना से लोग अच्छा, मेरे को एक और चीज़ बताता हूँ आपको. जनरली न्यू इम्पोर्टर्स जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई हम चाइना जाते हैं, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट देख के आते हैं और उसको इंडिया में सेल करते हैं. तो मैं बता रहा हूँ, मत करो. बहुत हाई चांसेस हैं फेल होने के. अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेल दैट प्रोडक्ट तो आप गंदा फंसोगे, बिकॉज वहाँ पे पेमेंट पूरा जाते ही जाता है. एंड अगर आप उसको यहाँ नहीं सेल कर पाए तो आपका तो मतलब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा लंबा. और बाकी जैसे चाइना में अगर आपको लगता है कि आप सच में कुछ कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो इन दिस कैंटन फेयर. साल में 2 बार लगता है. एंड एक सुई से एक एरोप्लेन तक जो भी चीज़ होती है मार्केट में, लिटरली एवरीथिंग यू कैन फाइंड देयर. लाइक लोग 1-1 महीने 2-2 महीने के टूर पे जाते हैं चाइना पे, जस्ट टू एक्सप्लोर द प्रोडक्ट या फिर जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट इन विच दे आर डीलिंग. सो जैसे अनुज, मैंने एक अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ देखी थी, चाइना प्लस पॉलिसी. अच्छा, वो क्या चाइना था? +1. तो +1. हाँ, तो बेसिकली है क्या कि अभी सिंस कोविड के बाद से चाइना का जो परसेप्शन है मार्केट में वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है. ठीक है, एंड मतलब पूरा ऐसा है थोड़ा सा कि वर्ल्ड वांट टू पनिश चाइना कि भाई आप यू आर वेरी डोमिनेटिंग अराउंड योर नेबरिंग कंट्रीज एंड वी डोंट वांट टू वर्क विद यू. तो चाइना +1 बेसिकली जो है वो ये है कि चाइना के अलावा और क्या ऑल्टरनेट हो सकता है. तो दे वांट टू शिफ्ट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ टू दैट अदर ऑप्शन. एंड यहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है. एंड वी आर एक्चुअली डूइंग दैट ऑल्सो कि हम लोग फॉरेन कंपनीज को अपने इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ आओ, अपना टेक ट्रांसफ़र करो, जिससे हमारे लोग भी सीखें मैन्युफैक्चरिंग में, हम लोग भी और आगे बढ़ पाएँ और हमारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा. अब जैसे इसका सबसे फेमस एग्जांपल है एप्पल का. एप्पल ने 3 कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन. तो फॉक्सकॉन का तो आई थिंक तमिलनाडु में प्लांट है. हाँ, ऐसा स्टैटिस्टिक्स है कि यूएस में जितने भी आईफोन्स इंपोर्ट होते हैं तो उसमें से 20% अपनी ये तमिलनाडु वाली फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर्ड है. ठीक है, इनफैक्ट मैंने भी एक रिसेंट न्यूज़ पढ़ी थी दैट कि सैमसंग में लैपटॉप भी नोएडा की एक फैक्ट्री में बनाना शुरू कर रहा है. एग्जैक्टली, दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस ग्रेटर नोएडा में उन्होंने फैक्ट्री बनाई है. एंड आप सोचो, सैमसंग के लैपटॉप्स तो हमने सुने भी नहीं थे. दे हैव स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग दैट इन इंडिया नाउ. तो वो अब इंडिया में प्रोड्यूस होगा. इससे 3-4 फ़ायदा है. एक तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. Correct. हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी GDP भी आगे जाएगी. और फिर जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आता है. यस, तो हमारा एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर हमारे पास आएगा. करेक्ट. तो दिस इज ऑल, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसी असेंशियल कमोडिटीज़ आप प्रोड्यूस करने लग जाओ और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो तो क्या देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर यू ऑल्सो क्रिएट. अब जैसे चाइना है, मैं अभी आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि चाइना से हम इमीडिएटली अपना इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि चाइना का एक सॉफ्ट पावर है. दे हैव केप्ट देमसेल्व्स इन अ पोजीशन कि आप चाइना से पंगा ऐसे नहीं ले सकते कि भाई नहीं पूरा बंद कर देंगे. हाँ, तो दिस इज ऑल्सो हाउ यू क्रिएट योर सॉफ्ट पावर. अनुज, जैसे कोई 3 प्रोडक्ट्स मुझे बताओ जो बहुत ज़्यादा डिमांड में इंटरनेशनल मार्केट में, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से. तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए. कोई पहली बार शुरू कर रहा है तो पहली बार शुरू कर रहा है, देखो इसमें भी ना थोड़ा सा ये सीन होता है कि इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास किस प्रोडक्ट में मास्टरी है या फिर किस प्रोडक्ट का एज है. अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे को एक्सपोर्ट चालू करना है तो मैं किसी भी चीज़ का ऑब्वियसली एक्सपोर्ट चालू कर सकता हूँ, बट मेरे पास एज क्या है. आइदर इट कैन बी थ्रू माई जोग्राफिकल लोकेशन कि मैं कहाँ पे रहता हूँ. अब जैसे मान लो मैं साउथ में रहता हूँ तो क्या साउथ में बहुत चीज़ें होती हैं. त्रिशूर करके अपना एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ टेक्सटाइल हब ऑफ द साउथ इंडिया.
अपना मैं अगर आप केरला चले जाओ तो वहाँ पे मैं आपकी स्पाइसेस कर सकता हूँ, ठीक है, बट वो मेरे पास जोग्राफिकल एडवांटेज एडवांटेज होगा। अगर मैं दिल्ली में रह के बोलूँ कि यार मेरे को स्पाइसेस करना है तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी। आप तमिलनाडु में हो, तमिलनाडु में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड, जैसे आपका शूज़ बहुत मैन्युफैक्चर होता है। अगर मैं आपका ऊपर आ जाऊँ तो आपका कानपुर में आपका लेदर प्रोडक्ट्स बहुत है। करेक्ट। आप कारपेट देख लो अपना भदोही में होता है। आई थिंक बुलंदशहर या वहाँ पर बैंगल्स का बहुत बड़ा मार्केट है। फिरोजाबाद इज फिरोजाबाद पे। यस, तो आप कॉपर प्रोडक्ट्स देख लो मुरादाबाद एक अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो क्या थी? यस, तो मैं अभी नेक्स्ट आपको वही बताने वाला था कि गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बहुत फेमस है, तो वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और वहाँ के लोगों को बोला कि यू कैन स्टार्ट डीलिंग इन दिस प्रोडक्ट। तो इसमें एक और चीज़ है, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तो एक प्रॉपर लिस्ट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड सी। एंड एक गवर्नमेंट ने जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स का भी निकाला है। जीआई बेसिकली स्टैंड्स फॉर जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। तो अब क्या है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा बनारसी पान, तो क्या वो जो बनारसी पान है वो आप बनारस में ही आपको उतना अच्छा मिलेगा, अगर आप बाकी उसको इतना अच्छा साउथ इंडिया में बनाओगे तो वो नहीं मिलेगा। तो सरकार ने देखा कि यार ये तो बनारसी पान है और ये सिर्फ यहीं मिलता है, तो सरकार ने उसको दे दिया जीआई टैग। अब आपकी बनारसी साड़ी हो गई, वो सिर्फ बनारस में ही बन सकती है। आपकी पश्मीना के शॉल्स हो गए, तो आपके वो कश्मीर में ही बन सकता है। करेक्ट। तो ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। गवर्नमेंट भी, मुझे आपसे बात करके लग रहा है गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। गवर्नमेंट तो बस ये चाहती है कि आप एक्सपोर्ट करो। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करोगे ना, तो एक तरीके से ना आप इंडिया के हित में कुछ कर रहे हो। आप इंडिया के लिए और डॉलर्स लेके आ रहे हो या फॉरेन रिजर्व लेके आ रहे हो। चाइना में जो उनका जीडीपी है, आई गेस 40% ऑफ देयर जीडीपी इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ठीक है, एंड अराउंड कुछ ऐसे ही 45 to 50% ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट इज आइदर इनटू डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। तो आप देख रहे हो उनका इकोनॉमी कितना एक्सपोर्ट ड्रिवन है। करेक्ट। तो इसके अलावा मैं आपको बता रहा था, जैसे इंडिया में आप पूछ रहे थे गवर्नमेंट का क्या है, तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ स्कीम्स, अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर्स। बट यहीं अगर मैं आपको चाइना की बात करूं, तो चाइना के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपने गवर्नमेंट से ऐसा सपोर्ट मिलता है ना कि मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको कोई लीगल केस भी है ना, तो गवर्नमेंट विल फंड दैट केस। तो इस लेवल पे जाके चाइना का गवर्नमेंट उनके एक्सपोर्टर्स को पुश करता है, एंड दैट इज मतलब मेरे को लगता है कि दैट हैज़ ऑल्सो लेड चाइनीज एक्सपोर्टर्स टू फ्लरिश दिस मच। एंड अनुज, मुझे बताओ, जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, इतने बड़े ब्रांड्स बन गए, ग्लोबल ब्रांड्स बन गए, तो ये कैसे, मतलब जितना मुझे आइडिया है ये भी ऐसी मतलब इंपोर्ट करके ब्रांड वाइट लेबलिंग करके ये कैसे मार्केट बना इनका? तो बेसिकली उन लोगों ने इसी चीज़ पे प्ले किया, उन लोगों ने कॉपी किया कि भाई बड़े ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनने सेम चीज़ कम पैसों में लाके दे दी। तो दिस इज हाउ दे फ्लरिश्ड इन इंडियन मार्केट्स। एंड दिस इज वेरी सिमिलर कि ट्रेड इंपोर्ट करा, स्पेक्स ब्रांडिंग करके एंड दे आर सेलिंग इन द मार्केट। एग्जैक्टली, कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं करा है। नहीं। अगर आप मेरे से पूछो कि मैं एक सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बना सकता हूँ, जैसे एप्पल का बहुत फेमस एग्जाम्पल है। तो एप्पल का जो फ़ोन है, आईफोन जो है, वो सिर्फ एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होता। उसका ग्लास कहीं से आता है, उसकी स्क्रीन कहीं से आती है, उसकी चिप कहीं से आती है। तो क्या है, दे आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लोबल सप्लाई चेन। उनका जो टेक्नोलॉजी है वो नेदरलैंड्स का है, उनका जो ग्लास है वो कोरियन ग्लास है। तो अगर आप इतनी डाइवर्सिफाइड अपनी सप्लाई चेन रखोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी दैट बिजनेस मॉडल। करेक्ट। एंड दे हैव ऑप्टिमाइज्ड देयर कॉस्ट सो मच दैट वो अब बड़ी क्वांटिटीज़ में काम करते हैं, तो उनको जो कॉस्ट पड़ती है उसकी वो सबसे मिनिमल पड़ती है। तो दिस इज़ हाउ दे हैव बिकम द मार्केट लीडर इन द दिस वर्ल्ड। अनुज, मुझे एक बात बताओ, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड में जब शिप पे अटैक हो जाता है या कोई वॉर हो जाती है, तो ये बहुत अनस्टेबल बिजनेस नहीं है? अनस्टेबल तो है, बट फिर इसमें मार्जिन्स भी वैसे ही हैं। मैं आपको इसका बहुत रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2023 में ये केस हुआ था कि इजराइल ने काफ़ी सारे मिसाइल अटैक कर दिया था अपने यमन पे। एंड अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो यमन के पास से ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है, गल्फ ऑफ ईडन करके है। तो क्या है, वो सुएज कैनाल होके जाता है, एंड लगभग वर्ल्ड ट्रेड का
10% उस सुएज कैनाल से ही पास होता है, ठीक है। तो दे स्टार्टेड अटैकिंग द पायरेट्स जो थे, दे स्टार्टेड अटैकिंग द पासर बाय शिप्स, हाँ. है ना। तो वो एक बिजनेस को रिस्क है ना। तो हुआ क्या कि जो हमारा ट्रेड रूट है वो अगर आप बॉम्बे से कुछ यूरोप में भेज रहे हो तो क्या पहले तो सुएज कैनाल के थ्रू होते वो यूरोप चले जाता था, बट क्या वो पूरा अफ्रीका का राउंड लगा के यूरोप में जाता था। तो क्या इट ऑल्सो हैज़ अ कॉस्ट, राइट। तो वो एक तो वैसे इफेक्ट करता है। बाकी दूसरा क्या है कि जब भी कोई वॉर होता है तो ऑब्वियसली मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग, मिसाइल्स इतना महंगा होता है, आपको रीडेवलपमेंट करना है। तो क्या है कि वो जिस एरिया में वॉर होता है उसकी इकोनॉमीज़ काफ़ी वीक हो जाती हैं। तो क्या लोगों की ना डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी वहाँ पे कम हो जाती है, और डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिमांड गिरेगी, है ना। नॉट फॉर एसेंशियल प्रोडक्ट्स, उन एसेंशियल प्रोडक्ट्स की भी डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, बट डेफिनेटली ट्रेड वैसे काफ़ी अफेक्ट होता है उससे। सो व्हाट इज एथिकल ट्रेड प्रैक्टिस फॉर यू एंड इज दैट इम्पोर्टेंट? देखो, आई बिलोंग टू अ मारवाड़ी फैमिली, ठीक है। हम मारवाड़ी बनिया हैं, तो क्या है हमारे यहाँ बोलते हैं गंदा है पर धंधा है, ठीक है। कि आप सामने वाले को चीट नहीं करो, बट क्या है कि यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अर्न सम मनी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड में बताऊँ, काफ़ी मतलब गलत चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। होता क्या है कि अब जैसे क्या है, वी कांट इम्पोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम ईरान, ठीक है, क्योंकि हमारे यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पे, है ना। तो ईरान से पहले चीज़ दुबई जाती है, दुबई से फिर इंडिया में आती है ना। एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्चुअली पाकिस्तान से खरीदते हैं बट इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो जैसे नमक है, हम काफ़ी सारा नमक पाकिस्तानी नमक खाते हैं, मतलब मेरे को लगता है हमारे व्यूअर्स को शायद ये पता भी नहीं होगा। तो वो पहले दुबई जाता है, फिर देन इट कम्स टू इन इंडिया। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे अभी मैं आप परसों की न्यूज़ है कि गुजरात में एक वाडीनार करके जगह है, वहाँ पे न्यारा एनर्जीज जो एक रशियन कंपनी है उसकी रिफाइनरी है, ठीक है। तो वहाँ पे ये यूरोपियंस ने बोल दिया कि इस रिफाइनरी से रिफाइंड ऑयल हम नहीं परचेज करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, दे आर सो स्मार्ट, व्हाट दे डिड वाज उन्हें अपना शिप निकाल दिया, ठीक है। एंड समंदर के अंदर ही दे ट्रांसफर्ड ऑल द कार्गो इन अनदर शिप जो एक यूरोपियन शिप थी। ओके, तो अब ये अनएथिकल नहीं है ना, बट यू यूज योर ब्रेन एंड यू डिड। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड अनुज, इससे मेरा एक क्वेश्चन है, दैट इज कि दुबई मार्केट कैसा है अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो? दुबई इज कॉलिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू बिकम द फाइनेंशियल हब ऑफ वर्ल्ड। जैसे लंदन ने किया एक टाइम पे, दे ट्राई टू डोमिनेट द फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑफ द मार्केट, है ना। जैसे आप अपना गोल्ड देखो, सब इंग्लैंड में क्यों है, क्योंकि उनने अपनी हेज मनी अपनी सेटल करी वहाँ पे। तो ऐसे ही दुबई इज डूइंग सेम विच लंदन डिड ईयर्स अगो। सो अनुज, ये पूरा जो हमने डिस्कस करा, कोई ऐसी चीज़ जो एक टैबू है या एक ऐसी चीज़ जो पीपल शुड अनलर्न व्हेन दे आर स्टार्टिंग इनटू दिस मार्केट? अनलर्न तो यही है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है एंड मतलब ये मेरे दिस नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसी बात नहीं है। अगर आप सोच समझ के सब चीज़ों को करोगे तो ना एक्चुअल में इट इज़ अ वेरी गुड बिजनेस। एंड मैं बता रहा हूँ आपको, अभी ना वर्ल्ड बहुत डायनेमिक हो गया है ना। जैसे यूएस ने चाइना पर सैंक्शन लगा और टैरिफ्स लगा दिए, इंडिया पे टैरिफ्स लगा दिए, अदर जैसे ब्राज़ील पे भी 50% टैरिफ लगा है ना, और मेक्सिको पे 50% टैरिफ लगा है। तो क्या है कि सप्लाई चेन्स में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आ रहा है ना। तो क्या है, जैसे आप कोई कंट्री में बैठे हो, आपने बोला कि यार मेरे को तो इंडिया से कुछ XYZ प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने एक बार मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, मैं इंडिया में हूँ और आप चाहोगे कि मेरा सालों साल काम हो, है ना। तो क्या है कि नए एक्सपोर्टर को एंट्री कैसे मिलेगी फिर? तो क्या दिस इज़ द टाइम वेयर न्यू एक्सपोर्टर्स कैन गेट द एंट्री एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हमारे नए एक्सपोर्टर्स नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं एंड ट्राई टू केटर टू द डिमांड ऑफ दोज बायर्स जिनका सप्लाई चेन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। थैंक यू सो मच अनुज। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ नया सीखा इस पॉडकास्ट से। दैन दिस इज़ अ गुड इंसाइट्स एंड लर्निंग फॉर मी, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी इंसाइट्स हैं। एंड थैंक यू सो मच। एंड सो इन केस अगर हम लोग if I wanted to start an international business, so how we can reach out to you? You can definitely reach out on my LinkedIn.
तो तो LinkedIn आप पे कैसे कंसल्टिंग कैसे करते हो, क्या करते हो आप? कंसल्टिंग में वी कंसल्ट आर क्लाइंट्स के आप कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, कैसे सेटअप कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर स्टक विद द एग्जिस्टिंग बायर्स तो आप और अपने कैसे मार्केट को बड़ा कर सकते हो, आप नई कंट्रीज में कैसे एंटर कर सकते हो. तो दैट ऑन दैट पार्ट वी हेल्प आर क्लाइंट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल था, बहुत नई नई चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर आप लोग भी कुछ बहुत नया सीख के जाएंगे इस पॉडकास्ट से. अगर आपको लगता है कि पॉडकास्ट में कुछ और चीज़ें थी जो आपको सीखनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेगा. हम लोग एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें हम और कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे उनके साथ.